गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। सब जानते हैं आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, देखिए पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हिंदी में आपकी दो बुक होगी, एक क्षितिज और एक कृतिका। ठीक है, तो हम पहले जो है कृतिका से स्टार्ट करेंगे अपना अभ्यास कार्य या अध्ययन कार्य, जिसका पहला पाठ आपके होगा इस जल प्रलय में। इसके जो लेखक होंगे वो फणीश्वर नाथ रेणु होंगे, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और इस जल प्रलय में किससे संबंधित यह पाठ है वह हम पढ़ेंगे। तो हम लोग इस पाठ को आज अध्ययन करेंगे फणीश्वर नाथ रेणु। तो आप लोग बुक के माध्यम से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो वहां पे अपन जो है स्क्रीन शेयर करेंगे। ओके, स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम इस फर्स्ट चैप्टर कृतिका की पुस्तक से पहला पाठ इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फणीश्वर नाथ रेणु, जैसे कि हम किसी भी बात को जब समझते हैं तो हमें उसके कवि या लेखक के बारे में जो है पता लगना जरूरी है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है, इनका जन्म, आप लोग एक कॉपी पेंसिल से हेल्प लेकर के उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि हमने क्या पढ़ा है। तो इसके जो चैप्टर के प्रसिद्ध कथाकार हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु है, और इनका जन्म ओराही हिंगना बिहार में एक जिला पूर्णिया बिहार है, जिसमें इनका जन्म हुआ। और स्कूली शिक्षा जो है इन्होंने नेपाल में ली। फणीश्वर नाथ की जो स्कूली शिक्षा है वो नेपाल में हुई। सन 1942 के जब आजादी का आंदोलन हो रहा था, आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये भी इसके प्रमुख सेनानी रहे थे। रेणु जो थे, जिसको हम शॉर्ट नेम कह सकते हैं, छोटा स्वरूप ले सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का रेणु। तो रेणु ने जो है नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की है। ठीक है, अगर हम इनकी कुछ मुख्य कृतियां लेते हैं, जैसे मैला अंचल, परथी परिकथा, कितने चौराहे, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अभी खो, ऋण जल, धन जल, नेपाली क्रांति आदि बहुत सारे इसके रिपोर्टाज है, बहुत सारे इसके कह सकते हैं उपन्यास है, कहानी संग्रह है। तो आपको समझ में आ गई कि इसके जल प्रलय में जो पाठ है, इसके कवि का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। इनका ये 1921 से 1977 तक इसका जो है समय काल चला इनका। और ये बिहार, जिला पूर्णिया बिहार में जो है, इनकी स्कूली शिक्षा नेपाल में हुई, और 1942 में उन्होंने नेपाल में अपनी जो है राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। तो चलिए अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। इस जल प्रलय में मेरा गांव इस इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की, ये नदियों के नाम है, कोसी, पनार, महानदी, महानंदा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरा जो गांव है ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। देखो इस पूरे पाठ में बाढ़ से संबंधित जो है यह चैप्टर है, इसका हम जो अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पे लेकर कह रहा है कि इससे जो बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं, बाढ़ आप लोग समझते हैं जल का प्रवाह अत्यधिक मात्रा में होना, जिससे आउट ऑफ कंट्रोल जो है कंडीशन हो जाती है। तो बाढ़ से पीड़ित प्राणियों को समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह मतलब यहाँ पर शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजार झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, तो हमें जानवरों के, पशु पक्षियों के माध्यम से यह पता लग जाता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि लोग जब वहां से जाते थे, ट्रेन की खिड़कियों से देखते थे कि जो सपाट पड़ी हुई चीजें हैं, और वहां पर जो गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, इनसे हजारों झुंड देखकर ही लोग जो है वो समझ जाते थे कि अब बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ का जो प्रकोप है उसका अंदाजा लगाते हैं।
उसके बाद में देखो क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण, पर्वतीय क्षेत्र जो धरती से परत में, धरती के परत से जो जन्म लिया हुआ है, ऐसे जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। जब कभी अपनी लेखक अपनी बात करता है तो वो सर्वनाम के प्रयोग करता है, जैसे मैं भी तैरना नहीं जानता। जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में एकदम नदियों का जो है सगागम हो जाता है, नदियां बन जाती है, धरती जो है वो। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, यहाँ पे बॉय जो स्काउट आया है, इसका मतलब जो स्काउट गाइड होते हैं ना, जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड है, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की भी बात, मैं लिखने के साथ में अपनी जो भूमिका है राजनीतिक, स्वयं सेवक, इन सब में भी जो है अपनाता रहा हूँ। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी अपनी प्रशंसा है कि उन्हें जब वो हाई स्कूल में उन्होंने बाढ़ पर कुछ लिखा था तो उन्हें प्रथम पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद में वो पुरानी कहानियों को जो है नए संबंध के साथ जोड़ करके भी प्रस्तुत कर चुके हैं। ठीक है, जय गंगा 1947 में जैसे किया, डायन कोसी 1948 में किया, हड्डियों का पुल 1948 में किया, जो आदि क्षेत्र रिपोर्टाज के अलावा, रिपोर्टाज का क्या मतलब होता है, विधा होती है जहाँ पर लिखा जाता है, रिपोर्टाज रिपोर्ट के माध्यम से। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है कि दो जने जो हैं वो रिक्शे में बैठे हैं, रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है, सामने हमें कॉफी हाउस भी दिखाया गया है, और कुछ लोग जो है वो पैदल जा रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं, और एक जो व्यक्ति है इसमें कुछ कह रहा है रिक्शे में बैठने वाले को। तो ये जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से ही हम जो है पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। विनाश लीलाएं, जिन्होंने बाढ़ के माध्यम से विनाश कर दिया है, ऐसे बहुत सारे चित्र जो है अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ के गिरने, भरने, बसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ है ना। गांव में जो बाढ़ आ रही है तो वहां पर बाढ़ में हम गिर गए या उस बाढ़ के पानी के साथ बह गए है ना, तो ऐसा जो अनुभव है वो हमें कभी भी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में 1967 में हुआ। अब यहाँ पर लेखक जो है वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में आ गया है कि ऐसा जो अनुभव था वो 1967 में हमें पटना शहर में हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, अविराम जिसने आराम नहीं किया, जो रुकी नहीं, ऐसी वृष्टि, वृष्टि माने बारिश के कारण पुनपुन का जो पानी था वो राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया। जो नीचे के हिस्सों में जगह थी वहां पे घुस गया था, अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। उस टाइम 1967 में लेखक ने कहा है कि पटना शहर में मैंने भी बाढ़ को जो है भोगा है, सहन किया है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। छाती भर मतलब ऊपर तक जो है वो पानी में आ गया था पटना का पश्चिमी इलाका। हम तो घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है, जैसे अभी चल रही है प्राकृतिक आपदा ही यही है, तो हम पहले से ही उस चीज की जो है तैयारी कर लेते हैं। तो ऐसा ही लेखक कह रहा है कि हमने घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, सिगरेट, सब पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां सब जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। सुबह सूना राजभवन, सुबह जो है सूनी हो गई थी, सड़कें जो है सूनी हो चुकी थी, है ना। राजभवन है और मुख्यमंत्री निवास जो है वो प्लावित हो गया था। दोपहर में सूचना मिली गोल घर जो है वो जल से गिर गया है ना। अगर हम इसको बांग्ला में लेते हैं, बांग्ला भाषा में लेते हैं, तो यह सूचना मिली थी कि जानो गोलघर डूबे गेछे, है ना। तो गोलघर जो है वो जल से गिर गया, मतलब वहाँ बाढ़ का प्रभाव इतना अधिक आ गया। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए, कॉफी हाउस क्यों जा रहे थे कि वहां 4 जनों के साथ बैठे और शहर का जो है हाल मालूम करें कि क्या हुआ है। निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, रिक्शे वाले का यहाँ पर देखो रिक्शे की एक पिक्चर दिखाई गई है कि रिक्शा, ये देखो रिक्शा जो चला रहा है, तो इसने हंस करके कहा, रिक्शे वाले ने हंस करके कहा, क्या कहा कि अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया। अबले मतलब जहाँ पे इतना ज्यादा पानी आ चुका है, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है।
मतलब एक उत्तेजना हो रही थी, एक उत्सुकता हो रही थी, है ना, कहकर हम वृक्ष पर बैठ गए। साथ में मेरी कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य जो थे वो हमारे कवि मित्र थे। अब यहाँ पे लेखक जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो कह रहे हैं कि एक नई कविता के विशेषज्ञ थे, उनको जानने वाले थे व्याख्याता, वो हमारे आचार्य जो कवि मित्र थे। जो मेरी अनवरत, अनगढ़, अनगढ़, ये अनुप्रास की ध्वनि आ रही है, तो अंदर मतलब इन बातों का मतलब नहीं है, जो मैंने ऐसे गढ़ी है, काल्पनिक बातें कही हैं, उन सबका वो जो है आनंद लेते हैं। तो वो उसकी मेरी बातों का जो आनंद लेते हैं और कभी भी मेरी बातों से बोर नहीं होते हैं, है ना, उनको बोरपन नहीं होता, तो धन्य है वो लोग। इसके बाद में देखो क्या होता है कि मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा, जितने भी जो आने जाने के वाहन साधन थे, पैदल, और जो पैदल लोग थे वो पानी देखने जा रहे थे। लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी कुछ ऐसा काम होता है ना तो उसका आनंद लेने जाते हैं कि चलो चलो हम भी देखते हैं। तो ऐसा ही कुछ वहां पर भी था, लोग पानी देखकर लौट भी रहे हैं। देखने वाले की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी, पानी कहाँ तक आ गया है। और देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, रेलवे रोड पर आ गया क्या, पार कर गया, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जिस रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है, मतलब इतना ज्यादा पानी आ गया है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, मतलब कॉलेज का जो हिस्सा है वो डूब सकता है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। तो ये सारे प्रश्न जो है उन लोगों के दिमाग में रहता है कि कौन सी गली में कैसे कहाँ कहाँ पर आ गया है। उसके बाद में जब, हाँ भाई आप सबको समझ में आ रहा है? यस, एक बार हैंड कर लीजिए ताकि मुझे भी ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्या? यस अपूर्वा, यस बेटा अपूर्वा, चैप्टर समझ में आ रहा है मेरा? अपूर्वा, ओके, अपूर्वा आपको समझ में आ रहा है? हर्षिता, यस मैम आ रहा है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है अपूर्वा? यस मैम। और समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में? यस मैम। ओके बेटा। हाँ हर्षिता, हर्षिता, यस हर्षिता, समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। ओके बेटा, इंटरेस्ट से पढ़ो। यस अशोक, अशोक कन्हैया, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? मैम बढ़िया हूँ। बढ़िया हो, चलो अशोक समझ में आ रहा है? यस मैम, एकदम अच्छे से आ रहा है। अच्छे से आ रहा है, ऐसे मजा आ रहा है ना पढ़ने में? यस मैम, सही आ रहा है। ओके बेटे। नैना, नैना, यस नैना कन्हैया, गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नैना। नैना समझ में आ रहा है आपको? यस मैम, मैम सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है। अच्छे से आ रहा है, चलो गुड बेटा, अच्छे से लर्निंग करना, पढ़ाई करना। यस अनमोल, अनमोल, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अनमोल, कैसे हो बेटा? मैम अच्छा हूँ। तो समझ में आ रहा है अनमोल? यस मैम, बहुत अच्छे पढ़ने से। में अच्छा लग रहा है पढ़ना? यस मैम। चलो तो अनमोल के बाद अब शुरू करें हम दोबारा। तो देखो फिर क्या हुआ, उसके बाद में लोग आपस में बातें करने लगे। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में लोग कहते ना उस मोहल्ले में आ गया, उस गली में आ गया, अब वो वाला एरिया तो बिल्कुल ही मतलब डेंजर एरिया हो गया। तो सेम कंडीशन वही यहाँ पर है वर्तमान। और अगर हम कभी की बात को लेके चलते हैं तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, है ना, कहाँ पर तो छाती भर पानी आ गया, मतलब बहुत ज्यादा पानी आ गया। और वीमेंस जो कॉलेज है उसके पास में तो डूबने वाली है ऐसा लग रहा है। कोई लोग कह रहे हैं आ रहा है, कोई कह रहा आ गया, कोई कह रहा घुस गया, कोई कह रहा डूब गया। तो इस प्रकार से फिर अब आगे क्या होता है, जब लेखक और उसका मित्र जो था वह कॉफी हाउस के पास पहुंचे, और कॉफी हाउस जो है वो बंद कर दिया गया था क्योंकि पानी इतना अधिक आ गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग ट्रेन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। यहाँ पे इस बात को ध्यान से देखो, मृत्यु का तरल दूध। पानी जो है वो तरल होता है, लिक्विड होता है,
तो उसको मृत्यु का तरल दूत, मतलब बाढ़ को जो है यहाँ पे मृत्यु का तरल दूत से संबोधित किया गया है ना। तो वो कहते हैं ऐसे लग रहा है कि मोटी डोरी जिसकी शक्ल में जो है ऐसे लग रहा था गेरुआ झाग तेल में उलझा पानी तेजी से सड़कता आ रहा है, और वो कहते हैं कि आगे आने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में क्या हुआ, आतंक के मारे, डर के मारे, जो कवि हैं थोड़े से डर गए थे, आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस, बरबस मतलब अपने आप से जुड़ गए थे। हम जब डरते हैं तो हमारे हाथ जो अपने आप हम करने लग जाते हैं ना, और सब भय प्रणाम निवेदन से, भय के साथ प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ अद्भुत शब्द निकले। अद्भुत मतलब अचानक से जो बोलने वाले नहीं थे वो शब्द भी डर के मारे बाहर आ गए। और कवि कहता है हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला जो है वो बहादुर है और वो कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, अब वहां पे लोग जो है बाढ़ को देखने जा रहे थे, बहुत सारी भीड़ थी, कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कोई देख रहा था। तो भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं तो डर रहा था ना, कवि, मैं मतलब कवि जो है यहाँ पे डर रहा था, और उसने रिक्वेस्ट की, अनुनय, अनुनय मतलब निवेदन। उन्होंने निवेदन भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अब रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, है ना, जहाँ पर वो जा रहे हैं वहाँ एक अप्सरा नाम का सिनेमा हॉल है, जो शो बंद हो चुका था सिनेमा का, के बगल से गांधी मैदान की ओर चल पड़े। एक स्थान का नाम है गांधी मैदान, वहां चले, और पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। बताया गया कि जल की जो बाढ़ थी वो कहाँ कहाँ पर थी, तो पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने जो है पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नील विज्ञापनों की जो परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। अब जो विज्ञापन लगे हुए थे वो पानी में डूब चुके थे, है ना, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो विज्ञापन जो है वो सांपों की तरह चल रहे हो, डूब रहे हो, तैर रहे हो। गांधी मैदान की जो रैलिंग के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे, सबको मजा आ रहा था, डर भी था और मजा भी आ रहा था देखने में। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। यहाँ पे व्यंग्य कर दिया कवि ने कि जब रामलीला होती है और दशहरा में जब रावण राम को मार, जो राम है वो राम का जो रथ है वो आता है, वहां से लोग खड़े रहते हैं। यहाँ पर बाढ़ को देखने के लिए, प्रलय को देखने के लिए उससे कम लोग नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन, ये कुछ नाम है, उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी, मतलब जितनी भी वो जो यादें थी ना वहाँ की, आनंद उत्सव में सभा सम्मेलन होते थे, खेल कूद होते थे, उन पे धीरे धीरे किसी अन्य ने, गहरी किसी और ने अपना जो है आवरण कर लिया था, अपने आप को किसी और ने उस जो वाक्यांश है उसको ढक लिया था, आच्छादित हो रहा था, वो उस आवरण से आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर शनै शनै, धीरे धीरे, शनै शनै मतलब धीरे धीरे, हरियाली पर शनै शनै पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था, क्योंकि हम हमेशा हरियाली को ही देखते हैं, परंतु जब पानी उसके ऊपर आ गया था और यह हरियाली पर जो पानी दिख रहा था वो भी एक नया ही अनुभव था। किसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार, यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि अधेड़ उम्र का था, मुस्टंड था, मतलब ताकतवर दिख रहा था, ऐसे लग रहा है जैसे उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, और गंवार, जोर जोर से बोल था। गंवार इसलिए कहा गया क्योंकि वो इस तरीके से शायद बोल रहा था, तो उसे गंवार जो है कवि ने उपमा दे दी है। जब दानापुर डूब रहा था तो पत्नियां बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, अब वो कह रहा है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पत्नियां का कोई भी बाबू जो है वो उलट कर देखने भी नहीं गया, और अब बूझो मतलब अब जानो कितने लोग आ गए हैं। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, मैंने लेखक जो है आचार्य कवि मित्र के साथ, उन्होंने कहा पहचान लीजिए, यही है वह आजाद आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। साहित्यिक गोष्ठियां, जब कवि सम्मेलन होता है, कोई साहित्य के बारे में बात होती है, तो कुछ लोग होते हैं जो बीच में अपनी साहित्य की दिखाते हैं ना, अपनी कवित्री भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, व्यंग्य में कह रहे हैं कि ये देखो जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार, अच्छा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए, कोई भी आ सकता है। ये तो दानापुर की बात हो रही थी, जब ऐसा कोई आता है तो कोई भी आ सकता है। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उपकरण होकर सुन रहे थे। जब ऐसी कोई न्यूज होने वाली होती है, पहले जो है आकाशवाणी के माध्यम से ही
लोग जो है समाचार सुनते थे तो वो पान की दुकान, ये एक प्रसिद्ध बात है कि जो पान की दुकानें होती है उनके, जैसे अभी क्रिकेट मैच होते हैं तो पान की दुकानों पर भीड़ लगी हुई होती है, लोग देखते हैं, है ना। कोई ऐसी न्यूज होती है जैसे हम टीवी में मूवी वगैरह देखते हैं तो पान की या नाई की जो 2 दुकानें होती है यहाँ पर ज्यादा भीड़ होती है। तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि पटना केंद्र जो था वहां से स्थानीय समाचार जो है वो प्रसारित हो रहा था और चुपचाप जो है उपकरण अपने कानों को खोल करके जो है लोग सुन रहे थे। तो क्या सुन रहे थे कि पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। मतलब इतना बाढ़ जो है वो इतनी आ गई थी कि आकाशवाणी लोग भी कह रहे थे कि पानी जो है वो हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था क्योंकि लोगों को डर लग रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। कलेजा जो है वो धड़क उठा था, कलेजा धड़क उठना, डर जाना। मित्र के चेहरे पर भी यहाँ तक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। मित्र भी वहां पर अब थोड़ा सा डर गया था और उसके तेज से ये बात जो है वो लगने लगी थी कि अब वह डर रहा है, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। हमने परिस्थिति को संभाला और हम आसानी से सहज नॉर्मल हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था और अगर हम दिखते तो शायद हम मजाक भी बन सकते थे, है ना। तो पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे, थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। दुकानों में हड़बड़ी इसलिए थी कि लोगों को लग रहा था अगर दुकानों के अंदर पानी चला गया तो सामान खराब हो जाएगा और उन्हें शायद बंद करने की भी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान जो है वो ऊपर किए जा रहे थे, रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री जो है वो बंद हो चुकी थी क्योंकि दुकानें जो है वो बंद होने वाली थी। पान वालों की बिक्री जो है अचानक बढ़ गई थी। तो ऐसे माहौल में जो पान वालों की तो चांदी हो जाती है ना, क्योंकि पान वाले जो है लोग पान खाते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं और देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। आसन्न संकट से कोई प्राणी जो है वो आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन्न आने वाला जो संकट था उससे कोई भी प्राणी जो है वो डरा हुआ नहीं दिख रहा था। सब उसको एंजॉय कर रहे थे, है ना, आनंद ले रहे थे। पान वाले के आदम कद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी। तो पान वाले के आदम कद आईने में, पान वाले के जो एक आईना लगा हुआ था वहां पे आधा ही दिखता है, ऐसे बीच में हमारी ही सूरत जो है मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुहर्रमी मतलब दिखाई दे रही थी। यहाँ पर मुहर्रमी जो है वो उर्दू शब्द आ गया। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ सारे लोग किसी भी क्षण तरह से फंसाकर हम पर हंस सकते हैं, है ना, कि ये देखो कैसे खड़े हैं, जरा इन बुज़दिलों का। अब यहाँ पर भी व्यंग्य है कि जरा इन बुज़दिलों का, ये डरपोक है, हुलिया देखो कैसे डर रहे हैं, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें जो है वो चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह, पटना लापता न हो जाए कहीं। अब हमें डर लग रहा था कि कहीं धनुषकोटि की तरह डूब गए और पटना कहीं लापता ही ना हो जाए, सब पाप धुल जाएंगे। चलो गोलघर के मुंडे पर कांच की गड्डी लेकर बैठ गए, है ना। गोलघर जहाँ पानी एकदम भर चुका था वहां पर जाकर के कांच की गड्डी लेकर बैठ जाए। जिसको मान बिल्डिंग के छत पर क्यों नहीं, सही है, माकूल मौका है। माकूल माने अच्छा, उर्दू शब्द है। तो ये मजे ले रहे हैं, यहाँ पर हंस रहे हैं, है ना। डर तो अंदर बैठा हुआ था और हंसी हंसी से अपनी बात को जो है माहौल को चेंज कर दिया इन्होंने। इनकम टैक्स वालों को इन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसानी का माल, है ना। इस समय अगर छापा मारेंगे तो वो लोग भी डरे हुए होंगे और सारा जो है माल हमारे हाथ में आ जाएगा। उसके बाद में राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। अब जो राजेंद्र नगर का चौराहा था और वहाँ एक मैगजीन कॉर्नर था, उसकी जो आखिरी सीढ़ी थी वहां पर पत्र पत्रिकाएं, आखिरी सीढ़ी मतलब वहां शायद हो सकता है पानी ना जाए, तो वहां पे पूर्ववत पहले की तरह बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूं, क्या क्या ले लूं, रेडली चेंज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब, उसे मन में सोच रहा है। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। अब उसे जो कृष्णा था उसको भी ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लेखक साहब जो है वो मरने से डर रहे हैं। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला, बांग्ला और अंग्रेजी तीनों पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की शुद्धि लेगा।
समझ गए? तो यहाँ पर सब इंजॉय कर रहे हैं, मजा लेकर के इस चीज को कर रहे हैं। तो फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। अब वो अपने फ्लैट में पहुंचे थे कि जितने में जो लोगों से संपर्क की गाड़ी थी और लाउड स्पीकर की तेज तेज आवाज से जो है कुछ घोषणाएं करती हुई जो है वो राजेंद्र नगर में पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज, अब वो गोलंबर जो एरिया है चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। जब वहां पर कोई बात होती है तो गोलंबर के पास कोई भी आवाज होती है वो ब्लॉकों की बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं उनसे टकरा कर 4 बार प्रतिध्वनित होती है, मतलब 4 बार इस बात को सुन सकते हैं। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है, पुकार कर मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है। फिर वही आवाज आती है, भाइयों भाइयों भाइयों। ये क्या है? प्रतिध्वनित वापिस अपनी तरफ आवाज आ रही है। एक अलमस्त जवान, अलमस्त। तो देखिए अभी हम उस अलमस्त के बारे में कल पढ़ेंगे कि वो रिक्शा चालक जो है वो क्या जो है करता है। तो हम आगे का चैप्टर कल का आगे करेंगे। जिन बच्चों को समझ में ही नहीं आया वो अभी 2 मिनट हैंड रेज कर सकते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, और जिनको मजा आया, समझ में आया, वो भी अपना एक बार अपने व्यूज देने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। लास्ट के 2 मिनट हमारे पास अभी बचे हैं। यस नैना, गुड बेटा, बोलिए, मजा आया पढ़ने में? नैना, अनमोल, हेलो। सक्रिय भागीदारी कहाँ पर की थी? यस, कौन बताएगा? मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। लेखक ने अपनी राजनीतिक सक्रिय भागीदारी कहाँ पे की थी? कहाँ से स्टार्ट की थी उन्होंने अपनी राजनीति? क्या बात है, किसी का भी हैंड रेज नहीं हो रहा भाई? ओके निकिता आप बताइए, गुड बेटा। निकिता, हेलो। हाँ निकिता, चलो आप बताओ बेटा। हमने पढ़ा था कनिष्कर नाथ रेणु, तो उनका जो राजनीति में जो उनकी भागीदारी रही थी वो कहाँ से रही थी बेटा? है ना, कहाँ से शुरू की थी उन्होंने? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। निकिता, पढ़ा आपने बेटा? शुरू में मैंने आपको बताया था कि कनिष्कर नाथ रेणु की जो, हाँ हेलो, यस मैंने थोड़ी क्लास लेट ज्वाइन की थी इसलिए मुझे नहीं पता। ओके 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 बेटा, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।